सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। आउट ऑफ स्टेशन होने की वजह से हम बैकग्राउंड प्रॉपर जो हमेशा आपको डॉक्टर अंबेडकर संदेश में दिखाते हैं वो बैकग्राउंड नहीं दे पा रहे हैं, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सम्मानित साथियों, डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित आपको समय से मिलता रहे, ये प्रयास हमारा हमेशा रहता है। हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, डॉक्टर अंबेडकर संदेश समय से देने की कोशिश हमारी रहती है। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश क्या कुछ है, सबसे पहले हम आपको विषय बताएंगे। विषय है बच्चों को पढ़ाने पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहिए। ये आज का विषय यानी कि शिक्षा को लेकर बहुत क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब का लेकर हम उपस्थित हुए हैं और निश्चित रूप से ये हर किसी को, हर माँ बाप को ये वीडियो ज़रूर बाबा साहब का भाषण सुनना चाहिए। ये हमारा अनुरोध भी है और इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप जन जन तक पहुंचाने के लिए वीडियो को देखने के बाद, सुनने के बाद जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब बेल आइकन के साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये भी हमारा आपसे निवेदन है। हमेशा की भांति स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से विषय हमने पहले ही बता दिया है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 316 से 318 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। शनिवार दिनांक 15 फरवरी 1941 की रात 10 बजे फलड रोड मुंबई की म्यूनिसिपल चाल में प्रिय दोंदे साहब की अध्यक्षता में एक जंगी सार्वजनिक सभा हुई थी। सभा में काफ़ी लोग उपस्थित थे। अस्पृश्यों के इकलौते नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर सभा में उपस्थित होंगे। सोचकर फोर्ट तथा अन्य जगहों पर रहने वाले लोगों के समूह 8 बजे से ही सभा स्थान पर आ रहे थे। डॉक्टर बाबा साहब अन्य कार्यकर्ताओं के साथ ठीक 10 बजे सभा स्थान पहुंचे। उस वक्त उनके जयकार की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा था। कुछ देर बाद सभा की शुरुआत हुई। सभा के अध्यक्ष प्रिय बोंदे ने अध्यक्ष स्थान स्वीकारने के बाद भाषण दिया। उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर को 230 रुपये की थैली अर्पण की। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब भाषण करने के लिए उठ खड़े हुए। अपने भाषण में वे बोले, सभाधिपति, बहनों और भाइयों, कई सालों के बाद आज मैं यहाँ आया हूँ। बचपन में मैं जब एल्फिंस्टन हाई स्कूल जाता था तब यहीं मेरे कुछ रिश्तेदार रहा करते थे। उन्होंने मुझे खाने पर बुलाया था, इसलिए मैं आया था। उसके बाद आज मैं यहाँ आया हूँ। समाज में बदलाव की जो हवा चल पड़ी है वो यहाँ तक पहुँची होगी ऐसा मुझे नहीं लगा था, क्योंकि इस जगह कोई अच्छी सभा होने की बात मैंने कभी सुनी नहीं थी। हालांकि आज यहाँ के लोगों ने इस सभा का आयोजन किया, इस बात का मुझे संतोष है। अन्य सभी कामों को परे हटाकर मैंने इमारत का ये काम हाथ में लिया है। इस इमारत की हम लोगों की कितनी ज़रूरत है ये शायद आप लोग नहीं जानते। आप में से हर कोई ये जानता होगा कि अपने आंदोलन की शुरुआत महाड़ के सत्याग्रह से हुई है। आप कुलाबा और रत्नागिरी जिले के रहने वाले हैं, इसलिए आपको शायद महाड़ के बारे में पता हो। महाड़ के सत्याग्रह का मेरे मन पर बहुत असर हुआ है। इस सत्याग्रह से अगर मैंने कुछ सीखा हो तो यही सीखा है कि अगर अपनी उन्नति का काम करने लगे तो इस प्रकार से लोग हमें बेहद परेशान करते हैं। यानी कि अगर हमारा समाज, बहुजन समाज, SC OBC माइनॉरिटी जब उन्नति का कार्य करता है तो बाबा साहब कहते हैं जो स्पृश्य लोग हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, वो हमें बेहद परेशान करते हैं। महाड़ में हमारे लोग जब खाना खाने बैठे तब स्पृश्य लोगों ने उन्हें पीटा। उस वक्त मैं डाक बंगले में या तो लोगों ने मेरा घेराव किया, हालांकि वहाँ पुलिस थी, इसलिए वे मुझे कुछ नहीं कर पाए। जब सत्याग्रह के लिए आए लोग अपने अपने गांव लौटे तब कई गांवों के स्पृश्य लोगों ने हमारे पुरुषों के साथ मारपीट की। हमारी महिलाओं के साथ भी मारपीट करने से नहीं चूके। इतना ही नहीं, कई स्पृश्य लोगों ने हमारे लोगों द्वारा बुआई की गई जमीनें छीनी और भी कई तरीकों से परेशान किया। कुलाबा जिले के हमारे लोगों ने 1-2 सालों तक ये परेशानियां झेली। दुख की बात ये थी कि हम मुंबई में रहने वाले लोग उनके लिए कुछ नहीं कर पाए।
इसकी वजह क्या थी? और कोई नहीं बल्कि इसकी यही वजह थी कि उनके दुखों को हरने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था। इसी कारण मेरे मन पर ऐसा असर हुआ कि मुझे लगता है कि सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पास पैसा होना ज़रूरी है। इस इमारत से हमें कुछ पैसा ज़रूर मिलेगा किराए के रूम में। अब तक हमारे कई सामाजिक काम हो चुके हैं और हो रहे हैं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक ये ठीक है। मेरे बाद क्या होगा? हमें अभी तक जितना सुधार होना चाहिए उतना नहीं हुआ। आगे हमें अपनी लड़ाई जारी रखनी होगी। इसलिए इस इमारत के पूरा हो जाने पर मेरे बाद के लोगों के लिए वह सुविधाजनक रहेगा। उनके लिए अगर मैंने कोई योजना बनाकर नहीं दी तो वे मुझे दोष देंगे। सामान्य साथियों, बाबा साहब आगे भविष्य की सोच कर चलते हैं और दूरगामी सोच के तहत बाबा साहब इमारत बनाना चाहते हैं। उसी इमारत की बात यहाँ पर लगातार बाबा साहब कर रहे हैं। पिछले कई डॉक्टर अम्बेडकर संदेश से हम लगातार इस बात को, बाबा साहब की बात को आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इमारत जब बन जाएगी तब मेरे अंदाजे के अनुसार सालाना उसमें 5-6 हज़ार रुपयों की आमदनी होगी। इस रकम का प्रयोग हमारे लोगों को एक्सप्रेस लोगों से दी जाने वाली तकलीफ का निवारण करने में होगी। जिस प्रकार कोई सेठ अपने बेटे के लिए इमारत या कोई चाल बनाकर रखता है, उसी प्रकार मेरा उद्देश्य इस इमारत को बनाने के पीछे है। मेरे बाद आपको इस इमारत से बहुत मदद मिलेगी। हालांकि आप सभी को आपस में एका तो रखना ही होगा, इसीलिए आप सभी को इस काम में मेरी मदद करनी होगी। इस अवसर पर 3 बातें आपको बताने की मेरी इच्छा है। वो 3 बातें हम सभी को जानना बेहद ज़रूरी सम्मानित साथियों। पहली बात ये कि आप जिस कचरा पट्टी का काम करते हो वह सम्मान का काम नहीं है, ये बेहद गलीज काम है। हमारे लोग पहले पलटन में थे, आजकल नहीं है। इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमारे लोगों का यही व्यवसाय है। अंग्रेज सरकार को लोगों की बेहद ज़रूरत होने के बावजूद हमें पलटन में सेना में नहीं लिया जाता। सेना में एक्सप्रेस लोगों की संख्या अधिक होने से अंग्रेज सरकार हमसे अधिक उनकी फिक्र कर रही है। इसीलिए कहता हूं कि आपके बाद आपके बच्चों को आपका काम न करना पड़े, इस बात का एहतियात आपको सभी को बरतना होगा। पहले बच्चों को पढ़ाना होगा, अपने बच्चे अध्यापक क्लर्क बने, ऐसी इच्छा आपको पालनी होगी। अन्य जिलों की तुलना में कुलाबा रत्नागिरी जिलों में पढ़ाई के मामले में हमारे लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। बहुत कम लोग मैट्रिक तक पढ़े हैं। इसीलिए अपने बच्चों को पढ़ाने में आपको कोई कोर कसर नहीं छोड़नी चाहिए। पहली बात बाबा साहब ने शिक्षा की और यदि आप चाहते हैं कि ये संदेश बाबा साहब का ये भाषण जन जन तक पहुँचे और हमारा पूरा समाज शिक्षा के प्रति अगर जागरूक हो जाए भाषण सुनने के बाद में, तो क्या हमारा दायित्व तो नहीं बनता है कि हम वीडियो को जन जन तक पहुँचाने के लिए शेयर करें? दूसरी बात बाबा साहब कहते हैं कि यह है कि आपकी कपड़ों का इस्तेमाल करने के बारे में आदतें बुरी हैं। आप काम के लिए जाते समय, घूमने जाते हुए और शादी के लिए जाते हुए एक ही कपड़ा पहनते हैं, ये बहुत बुरा है। बाबा साहब का कहने का तात्पर्य यह है कि आप घर में रहें तो कोई कपड़े पहने, हमें खेत में जब जाना है, खेत में काम करना है तो उसके अलग कपड़े हों। जो खेत में कपड़े पहनते हैं वही आप किसी पार्टी में चले जाते हैं, सेमिनार में चले जाते हैं, वही कपड़े पहने हुए, किसी सामाजिक कार्यक्रम में चले जाते हैं, शादी विवाह बारात में वही कपड़े पहने चले जाते हैं। ये आदत ठीक नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि ये यानी कि जहाँ जैसा माहौल हो, अच्छा कोई कार्यक्रम हो रहा है तो अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनकर आपको जाना चाहिए। कपड़ों से आपका सम्मान होगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है मेरे साथियों। इस हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति तक ये बाबा साहब का संदेश जरूर पहुंचना चाहिए। हम बार बार आपसे अनुरोध करते हैं, काम पर जाते हुए, घूमने जाते हुए, शादी ब्याह में जाते हुए अच्छे कपड़े पहने। बाबा साहब कहते हैं 2 वक्त का खाना नहीं मिलता तब भी कोई बात नहीं, कपड़े हमेशा अच्छे पहनिए, क्योंकि आज दुनिया में कपड़ों की इज्जत होती है। मेरे समझ से बाबा साहब के इस संदेश को आप जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे। तीसरी बात ये कि मुंबई में म्युनिसिपल कामगार यूनियन अब बहुत फैली हुई है। पहले एक बार बड़के बुआ ने इस यूनियन को उखाड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली थी। उन्हें सफलता मिली थी, लेकिन अब उनकी कोशिशें सफल हो रही हैं। इसीलिए मैं आपका और मटके बाबा का अभिनंदन करता हूं। संगठन का कितना महत्व है इसका एक ताज़ा उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। म्युनिसिपैलिटी कामगार यूनियन की ओर से ड्रेनेज विभाग में काम करने वालों को काम की तुलना में बेहद कम तनख्वाह मिलती थी। उन्हें अधिक तनख्वाह मिले
इसलिए म्यूनिसिपल कमिश्नर सूचना देकर हड़ताल का नोटिस दिया। हमारी हड़ताल तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। आखिर म्यूनिसिपल कमिश्नर ने उनकी मांगे मान ली और ड्रेनेज विभाग के कामगारों की तनख्वाह बढ़ाई गई। इस मुंबई में अन्य लोगों ने जो हड़तालें की उनमें सफलता नहीं मिली। फिर सही हड़ताल को सफलता कैसे मिली? इसकी कोई और वजह नहीं थी, बल्कि उनका संगठन ही एकमात्र वजह थी। आप जो काम करते हैं उनके लिए स्पष्ट लोगों को हर माह अगर 100 रुपये भी दिए जाएं तो वे नहीं करेंगे। आपने अगर हड़ताल की तो मुंबई के लोगों के सामने छटपटाकर मर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए अगर आप एका रखेंगे तो मुंबई में रहने वाले लोगों की नाक आपकी मुट्ठी में रहेगी। आज तक आपको महंगाई भत्ता दिलाने के लिए म्यूनिसिपैलिटी में एक प्रस्ताव रखा गया है, इसलिए आप म्यूनिसिपल कामगार यूनियन के सदस्य बनकर यूनियन की लड़ाई में सहायता कीजिए। इतना कहकर मैं अपनी जगह बैठ जाता हूँ। आज का पहला प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इमारत, शिक्षा और कपड़े पर क्या मार्गदर्शन किया है? मेरे साथियों, इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बेहद जरूरी है। हमें आपके प्रश्न के उत्तर का बेसब्री से इंतजार रहता है। डॉक्टर बाबा साहब ने संगठन में एका का क्या महत्व बताया है? दूसरा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का जवाब, इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना आपके लिए अनिवार्य है। सम्मानित साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप जरूर इन दो में से किसी एक प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें इससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप ही एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश में। दिए गए अकाउंट नंबर पर आप अमूल्य योगदान कर वैचारिकी सेंटर में अपना भी अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्या, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।